समकालीन विश्व राजनीति, अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत पाकिस्तान संघर्ष। आज का हमारा विषय है भारत पाकिस्तान संघर्ष। लगभग हम जन्म से ही ये सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सके हैं। भारत पाकिस्तान संबंध इस पर हम विचार करेंगे कैसे। आपको अच्छी तरह से विदित होगा कि पाकिस्तान का जन्म ही भारत के साथ वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार से हुआ था। चूँकि भारत से ही विभाजित राष्ट्र है पाकिस्तान, और इस वैमनस्य विभाजन कब होता है? जब वैमनस्यता होती है। और भारत के साथ पाकिस्तान की वैमनस्यता थी, इसीलिए तो बंटवारा हुआ था, अन्यथा तो पाकिस्तान हमारे ही साथ रहता। पाकिस्तान था ही नहीं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उससे पहले ही पाकिस्तान की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। हम सदियों से साथ रहे हिंदू और मुस्लिम, सैकड़ों वर्षों से साथ रहने के उपरांत भी एक दूसरे में भाईचारे की भावना को विकसित नहीं कर पाए। हमारे और पाकिस्तानियों के बीच में, यानी मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में भाईचारे की भावना विकसित नहीं हो पाई। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। पहला कारण अंग्रेजों की बंटवारे की नीति, डिवाइड एंड रूल। हमारे यहाँ यूरोपीय जातियाँ जो आई उनमें अंग्रेज थे, और अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए एक नीति अपनाई थी, बांटो और शासन करो, फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल। और इस नीति के अंतर्गत उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य थी, जबकि पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम और हिंदू दोनों ही साथ रहते थे, यानी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन पश्चिम बंगाल जो थी, यानी पूर्वी बंगाल थी, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की अधिकता थी और पश्चिम बंगाल में नहीं थी। तो उन्होंने दोनों को बांट दिया। जैसे ही बांटा तो हिंदू और मुसलमानों में एक दीवार खिंच गई और एक दूसरों के प्रति वैमनस्यता हो गई। दूसरा कारण वैमनस्यता का हिंदू और मुसलमानों में जो था, वो कारण था शिक्षा से वंचित रहना। आपने देखा होगा एक अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति से कभी तालमेल नहीं बना सकता, तालमेल बनता ही नहीं है। यदि अशिक्षित व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो शिक्षित लोगों की निंदा करेंगे, और शिक्षित ज़्यादा होंगे, चूँकि वो शिक्षित है, निंदा ना भी करें, लेकिन तालमेल नहीं हो सकता। सोच में दोनों की में अंतर हो जाता है, दोनों की सोच में। पाकिस्तान या मुस्लिम जो वर्ग था, मुस्लिम संप्रदाय था, इनने अपने आप को शिक्षा से लंबे समय तक दूर रखा, और वो भी अंग्रेजी शिक्षा से। इनका एक ही काम था, हम अपने आप तक सीमित रहें, संक्रमित रहें, बिल्कुल उतने ही संयमित रहें। हम अपनी उर्दू शिक्षा को पढ़ें, हम अपने धर्म को अपमानें, और किसी चीज़ को वो जानना ही नहीं चाहते थे। तो इससे विचारधारा हमारी कैसी होती है? संकीर्ण विचारधारा हो जाती है। हम सिकुड़ कर रह जाते हैं। हम सूरज को देखें, यदि सूरज केवल भारत में ही प्रकाश देता, सूरज केवल भारत में ही रोशनी देता, तो क्या आज सूरज का ऐसा अस्तित्व होता? दुनिया में द सन कहा जाता उसको? नहीं कहा जाता, क्योंकि सूरज छोटी सी चीज़ बन जाता। लेकिन वो सारी दुनिया में एक समान उजाला, एक समान प्रकाश, एक समान ऊष्मा देता है। इसलिए दुनिया के सभी देश, सभी राष्ट्र, जीव जंतु, प्राणी सब उसके ऋणी हैं। तो हमारे यहाँ जब अंग्रेजी शिक्षा यहाँ आई
मुसलमानों ने उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सोचते थे कि ये शिक्षा हमारे यहाँ आ जाएगी तो हमारी शिक्षा विलुप्त हो जाएगी, हमारी उर्दू, हमारी धर्म, हमारी परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी, इससे अच्छा ये इसको हम पढ़ें नहीं, अपनी कोई श्रेष्ठ बताते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे, केवल अपने तक सीमित रहते और आगे नहीं जाना चाहते। इसको संकीर्ण विचारधारा कहते हैं। और इसी विचारधारा के कारण भारत के लोगों के साथ मुसलमानों का तालमेल नहीं हो सका, क्योंकि भारतीय लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने नहीं की थी। अभी आप लोगों में से ले लो, एक व्यक्ति कुछ नया करने लगे और लोग नहीं करें तो एक दूसरे की निंदा ही करेंगे, तर्क होंगे एक दूसरे के पास, केवल निंदा के अलावा और उनके पास कुछ नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के वैमनस्यता में ये महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण है परस्पर संदेह की राजनीति। जब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा तब तक कुछ होना ही नहीं है। एक दूसरे का संदेह, दो मित्र जा रहे थे कहीं, दिखावे के मित्र थे, लेकिन अंतरात्मा उनकी संदेह से भरी हुई थी। ये हमको अकेले में ले जा करके लूट ना ले, इसके पास हथियार हैं, ये अपनी हथियार की दम पर हमें कहीं मार ना दे, हमारे साथ कुछ ऐसा ना कर दे। बहुत सारे विचार मन में आते हैं जब संदेह में हम होते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो राजनीति है परस्पर संदेह की राजनीति है। कभी भी, चूंकि भारत के साथ पाकिस्तान कई बार धोखा कर चुका है, तो हमेशा अब उस पर आसानी से विश्वास भी नहीं किया जा सकता, तो हमेशा संदेह बना रहता है। और इसी संदेह को दूर करने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच हथियारों की होड़ सामने आई, हथियार अधिक बनाए गए। भारत ने परीक्षण किया परमाणु, तो पाकिस्तान ने भी किया। दोनों ने वही हथियार बनाए जिससे एक दूसरे की रेंज में आ सके। भारत ने हथियार बनाए तो पाकिस्तान की रेंज को ध्यान में रखते हो कि ये पाकिस्तान के हर क्षेत्र में जाके मार कर सके। पाकिस्तान ने भी जब हथियार बनाए तो इसी बात को लेकर बनाए कि दोनों आपस में, कहने का मतलब पाकिस्तान का ये मानना था कि भारत के किसी भी जगह को हम एक मिसाइल से, एक हथियार से भेद सके। उसने भी इसी प्रकार के हथियार बनाए। तो हथियारों की होड़ के कारण भी दोनों में संघर्ष और तनाव रहा। पहला आधार मनोवैज्ञानिक रहा, जिसके तहत पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के प्रति भारत से खतरा मानता है। पाकिस्तान कहता है कि हमारी सुरक्षा के प्रति किससे खतरा है? भारत से खतरा है। तो जिसको एक बात का भय होगा, खतरा होगा, वो उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा और संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। पाकिस्तान ने भारत विरोधी, और दूसरा एक और कारण आ जाता है, पाकिस्तान ने हमेशा उनसे दोस्ती की जो भारत के विरोधी थी। जो भारत का शत्रु था उससे पाकिस्तान ने दोस्ती की, तो भारत पाकिस्तान पर भरोसा कैसे करेगा? ये भी संघर्ष के कारण है। हम आपको बता रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण। इसके बाद आता है, यानी भारत के और पाकिस्तान के साथ कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। 1965 में, 1971 में, 1948 में और 1999 में। 4 युद्धों की तो आपको पता है अच्छी तरह से। चलो हम चारों युद्धों का एक बार वर्णन कर दें, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है 48 में कब हुआ था। 48 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए काबाइली भेजे, तो भारतीय सेना को वहां जाना पड़ा। कश्मीर का विलय भारत में हुआ, भारतीय सेना वहां गई और वहां से काबाइलियों को खदेड़ा। युद्ध चल रहा था दोनों का। जब युद्ध चल रहा था तो एक क्षेत्र था कश्मीर का, इस क्षेत्र में मान लेते हैं ये पाक है और ये इधर भारत है, ये कश्मीर है। पाक की सेना यहां तक आ गई।
कश्मीर में बारामूला तक आ चुकी थी। कश्मीर से 1.5 किलोमीटर दूर है बारामूला। यहाँ तक पाक सेना समर्थित काबाइली यहाँ आ चुके थे। इधर से भारत ने अपनी सेना भेजी। भारत की सेना को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, पाकिस्तान की सेना आड़ी है तो भारत की सेना ठाड़ी है। समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने के लिए हम लोगों ने सतत प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान के लोगों के कुछ आपसी हित थे इस कारण, और अब भारत की सेना वहां पहुंची और भारत ने पाकिस्तानी समर्थित काबाइलियों को वहां से खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यहां से खदेड़ना प्रारंभ किया। खदेड़े, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पाकिस्तानी हैं, ये खदेड़ दिए हमने। और इतने खदेड़ने के बाद हमारी सेना यहाँ तक आ गई। ऊपर वाले एरिया में पाकिस्तान की सेना और हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने कह दिया युद्ध को समाप्त कर दो। तो ये कश्मीर थी, इसके 2 हिस्से हो गए। कश्मीर को लूट का माल समझा गया। जिस हिस्से पर कश्मीर पाकिस्तान के सैनिक रह गए वो कौन सी कश्मीर कहलाई? पीओके। पीओके, पीओके सुना आपने? पीओके कहते ना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, इसको कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। आज भी है उनके पास। करीब 32,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र आता है उनका, वो आज भी है उनके पास, पाकिस्तानियों के पास, कश्मीर का, जिसको वो पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके या पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? उनके अधिकार में आ गया था, यहाँ उनकी सेना थी और यहाँ हमने युद्ध समाप्त कर दिया था, तो वो उनके पास पहुँच गई। अब वही मुद्दा बन गया। भारत कहता है ये तुम्हारी अनाधिकृत है, कश्मीर में तो विलय हमारा हो चुका है, और पाकिस्तान कहता है नहीं तुम्हारी भी अनाधिकृत है, हमें सही प्रमाण दो आपके यहाँ कहाँ विलय हुआ। और इस मुद्दे को लेकर यहाँ आज तक युद्ध होते रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान यहाँ मिसाइल भी दाग सकता है, यहाँ की जो नागरिक हैं इनको पाकिस्तानी नागरिकता नहीं दी गई है। ये तो आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली बात हो गई। ना तो कश्मीर में रहे ये लोग, ना भारत में है, ना पाकिस्तान में। एक अलग नाम दे दिया गया, पाक अधिकृत कश्मीर। और इस नाम को देने के साथ नागरिकता का बड़ा प्रश्न आता है। जब भी यहाँ कोई संकट आता है तो पाकिस्तान यहीं से मिसाइल दागता है, कहता है लड़ लो, वहीं चल के लड़ेंगे हम, और जब जो मरेंगे भी तो कौन मरेंगे? हमारे देश के तो नहीं। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में 48 में एक युद्ध हुआ था, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद 1965 में युद्ध हुआ था, इससे भी कोई निर्णय नहीं हुआ। पाकिस्तान को पराजय का मुंह हर बार देखना पड़ा है और भविष्य में भी देखता ही रहेगा। दूसरा, भारत का और पाकिस्तान का एक युद्ध होता है 1971 में, जिस युद्ध की परिणति बांग्लादेश के निर्माण के साथ होती है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ, और इस निर्णय का जब अंत हुआ तो क्या होता है? एक नया देश बन जाता है बांग्लादेश। तीसरा युद्ध 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने भारतीय के जो क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपने सैनिक या घुसपैठिए कारगिल में टाइगर हिल्स का जो और कारगिल नामक पहाड़ी है, इन पर भेज दिए। चूँकि कारगिल की ऊंचाई ज़्यादा थी और पाकिस्तानी
जो सैनिक थे वो ऊंचाई पर थे, भारतीय सैनिक नीचे थे। तो कुछ दिनों तक युद्ध चला, लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय नामक, यानी इस नाम से एक ऑपरेशन चलाया भारतीय सेना ने, और जाकर के कारगिल पर विजय हासिल की। पाकिस्तान को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन आज तक भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए यद्यपि कई प्रयास किए गए, जिसमें 1972 का शिमला समझौता, शिमला में समझौता हुआ था। इसके बाद हमारे देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस यात्रा की, 1998 की बात है। भारत से पाकिस्तान के बीच में एक बस चालन का निर्णय लिया गया कि बस को चलाया जाए, और पहली बार जब बस का उद्घाटन होना था तो पाकिस्तान, भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर ये बस से पहुंचे। वहां उनका स्वागत भी हुआ, लेकिन वो यात्रा सफल नहीं हो पाई, और उस यात्रा का रिजल्ट कारगिल नामक घुसपैठ या धोखाधड़ी निकली। कारगिल की जो घटना घटी थी वो बस यात्रा के बाद की तो थी। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी गए, और इसके पीछे जाकर के 99 में कारगिल युद्ध हो गया। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान की, हमने आपको एक दिन लोकतंत्र का भी बताया था, तो 99 में पाकिस्तान में एक सैनिक तानाशाह का शासन आ गया था। उनका नाम था परवेज मुशर्रफ। उन्नीस 1965 में जब युद्ध हुआ था तो सितंबर 22 और 23 सितंबर 1965 की मध्य रात्रि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने इस युद्ध में हस्तक्षेप किया, और दोनों तरफ से युद्ध का विराम करने के लिए आग्रह किया। सुरक्षा परिषद ने, सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूएनओ की है, उसने दोनों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए कहा। और उस समय सोवियत और रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सेई कोसिजिन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे या रूस के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने दोनों की मध्यस्थता की, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में दोनों देशों के शासनाध्यक्षों को बुलाया। 1965 के युद्ध की बात है। उसके बाद समझौता कराने के लिए, और ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने के लिए दोनों देश के शासनाध्यक्ष 1966 में एकत्रित हुए। जनवरी का महीना था, वहां इकट्ठे हो जाते हैं, और 4 जनवरी 1966 को ताशकंद वार्ता शुरू होती है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां, दोनों लोग एक साथ हुए, और दोनों में वार्ता में दोनों ने भाग लिया। वार्ता 1 सप्ताह चली, 7 दिन तक चली। इसमें 9 मुख्य प्रावधान थे जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस वार्ता के तत्पश्चात कोई खास हमको सफलता हासिल नहीं हुई। बहुत सारी बातें थी, दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना दें। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप जब बढ़ता है तब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। दोनों देशों के उच्चायुक्त पुनः अपने पद को धारण कर लेंगे और दोनों राष्ट्रों के मध्य सामान्य कूटनीतिक संबंधों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दोनों राष्ट्र आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को पुनः विकसित करेंगे। दोनों देश युद्ध बंदियों के अदला बदली के आदेश जारी करेंगे। यानी जब युद्ध हुआ था और युद्ध में जो बंदी बना लिए थे, पाकिस्तान ने भारत के सैनिक बनाए होंगे और भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया होगा, तो उस समय कहा था कि युद्ध बंदियों की अदला बदली कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे इनको। इन सब मुद्दों पर बातें हुई, यानी 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और समझौता भी हुआ था। लेकिन
वो कोई खास वो नहीं कर पाए। और इसी दौरान ताशकंद समझौते के अंतिम दिन लाल बहादुर शास्त्री वहीं होटल में रुके थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु को बड़े अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया। कुछ लोगों ने माना था कि उनको जहर दे दिया है, कुछ लोगों ने माना था कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन आज तक वो जांच अधूरी है। स्पष्ट उसके कुछ तर्क या आधार नहीं मिले हैं। आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता जून 1972 में, यानी हम कह सकते हैं जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता होता है और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, और अयूब खां। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और लाल बहादुर शास्त्री भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करते हैं शिमला समझौते की। और शिमला समझौते की अगर बात करें तो जून 1972 की बात है। जून 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और इस सम्मेलन में अगर नेताओं की बात की जाए तो भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, ये दोनों ने भाग लिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी भुट्टो शिमला में आए और यहाँ पर वार्ता चली इन लोगों की और बहुत से चीज़ों पर सहमति बनाई, लेकिन ये भी विफल रहा। भारत ने तो पालन किया शिमला समझौते का, लेकिन पाकिस्तान द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद आता है लाहौर और कारगिल युद्ध। लाहौर घोषणा पत्र और कारगिल युद्ध। लाहौर घोषणा पत्र 11 और 13 मई 1998 को भारत द्वारा पोखरण में समुन्नत क्षमता के 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। सबसे पहले पोखरण में इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में परीक्षण कराए गए थे, जिससे हमने परमाणु बम बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद 11 व 13 मई 1998 को 11 और 13 मई 1998 को भारत द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। यहां 5 परमाणु परीक्षण किए थे हमने। कितने? पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे हमने। पाकिस्तान ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और मई 1998 के अंत में उसने 6 परमाणु परीक्षण कर डाले। पाकिस्तान ने क्या किया? इसे चुनौती रूप में लिया और
1998 के अंत तक 6 परमाणु परीक्षण कर डाले। उसने कहा यह तो चुनौती है भारत के द्वारा, तो हमने उसको स्वीकार किया और तुमने 5 किए तो हम 6 करेंगे। और इस प्रकार दोनों राष्ट्र आज की स्थिति में परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए। इस प्रकार दोनों, ये दक्षिण एशियाई राष्ट्र हैं, दोनों शक्तिशाली राष्ट्र हैं दक्षिण एशिया के। दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए। ये क्या बन गए? परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए दोनों, परमाणु हथियार बनाने के बाद। जब कारगिल हुआ था तो वहां कारगिल क्षेत्र के द्रास और बटालिक 2 पहाड़ियां थी, इस पर कब्जा करने का उसने असफल प्रयास किया था। प्रयास तो किया था कब्जा करने का, लेकिन असफल किया था। और उसके जो जवान थे वो छद्म सेना के टुकड़ी के रूप में थे। छद्म जानते हो? छद्म युद्ध, गोरिल्ला तो जानते हो आप, छापा मार युद्ध। इस प्रकार से भारतीय सेनाओं पर हमला कर रहे थे, चूंकि वो ऊपर थे, अचानक हमला कर देते थे, छापा मार युद्ध। हम कहीं चले जा रहे हो, अचानक पीछे से कोई आकर के, हम तो बिल्कुल सावधान थे, आगे बंदूक लेकर चल रहे थे, लेकिन पीछे से आके कोई हमको हमला कर ले, पकड़ ले, तो क्या हुआ? इसको छद्म युद्ध या छापा मार कहें। रामायण काल में मेघनाद, रावण या अन्य राक्षस जो युद्ध करते थे रावण राम से, वो छद्म युद्ध ही तो होता था। कभी डिसएपियर, कभी एपियर, कभी डिसएपियर, कभी एपियर। देखा आपने कभी? रामानंद सागर जी की रामायण में वो जैसे ही लक्ष्मण जी या राम जी अपना तीर संधान करते हैं, उसका पता चला कि वहां से रथ और वो गायब। इसी को तो छद्म युद्ध कहते थे। पाकिस्तान ने भी इसी नीति का अनुसरण किया था द्रास और बटालिक पहाड़ियों पर कारगिल युद्ध के दौरान। यानी कारगिल की जो रेखा है वो कम से कम 100 किलोमीटर दूर लंबी रेखा है, और इस 100 किलोमीटर लंबी रेखा पर पाकिस्तान ने अपने घुसपैठिए तैनात कर दिए थे। भारत को पाकिस्तान से युद्ध 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ना पड़ा था अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए। मान लेते हैं कि ये यहाँ से द्रास और बटालिक क्षेत्र पड़ जाता है कारगिल का, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। यहां से लेकर यहां तक इसने घुसपैठिए भेज दिए थे पाकिस्तान ने, तो भारत ने इनका सामना किया था। इतनी सीमा हमें सुरक्षित करनी थी। ये कारगिल का था। और वो कहां तक? 10 किलोमीटर अंदर घुसाए थे भारतीय सीमा में। भारत की द्रास और बटालिक जो पहाड़ियां हैं, इनमें 10 किलोमीटर अंदर घुस के आ गए थे। 1999 की बात है। लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत घुसपैठियों को बाहर निकलने का आदेश दिया, परंतु यह कार्य इतना आसान ना था, वो नहीं निकले, क्योंकि पाकिस्तान का कब्जा जिन चोटियों पर था वे 15,000 से 16,000 फीट ऊंचाई पर थी। जहां जहां पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए थे, उनकी ऊंचाई 15,000 से 16,000 फीट थी। इतनी ऊंचाई पर थे, वहां से पत्थर भी फेंक देते तो हमारे लिए बम की तरह काम करता। वो ऊंचाई से अगर वो एक पत्थर भी फेंक देते तो बम की तरह काम करता। उनको वहां से खदेड़ना इतना आसान नहीं था। और ये चोटियां बर्फ से ढकी थी। उस समय क्या थी? वहां बर्फ थी इन चोटियों पर। 15,000 और 16,000 फीट ऊंचाई पर बर्फ थी।
और भारत ने ऑपरेशन विजय नामक इस अभियान में 413 भारतीय सैनिक अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। यानी कारगिल अभियान में 413 भारतीय सैनिक और अधिकारी शहीद हो गए। भारतीय सैनिक और अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। समझो आप, 413 अधिकारी और सैनिकों का मारा जाना भारत के लिए बड़ी क्षति की बात थी। और इस अभियान में लगभग भारत का 50 अरब रुपए खर्च हुए, तब जाकर के हम जीत पाए थे इस युद्ध को। आज दुनिया के देशों को एक बात की चिंता सताती है। पाकिस्तान में चूंकि कभी सैनिक शासन आ जाता है, कभी लोकतंत्र हो जाता है, अब बस एक ही चिंता है, वो आतंकवादी राष्ट्र भी है कि कहीं किसी प्रकार से आतंकवादियों के हत्थे या परमाणु बम ना लग जाए, नहीं तो विनाश ज़्यादा होगा। लेकिन हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सेना इतनी अत्याधुनिक हो चुकी है कि वो जब हथियार तक हाथ बढ़ाएंगे इस उद्देश्य से कि हम हथियार चलाने वाले हैं, परमाणु बम हमारा पहले गिरेगा, उन पर मिसाइल हमारी पहले गिरेगी। इसका उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक में आप देख चुके हो। सर्जिकल जब स्ट्राइक हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र के पास पाकिस्तान के जो सैनिक आतंकवादियों के प्रशिक्षण के अड्डे बने हुए थे, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन अड्डों पर हमने हमला किया था। और इस दौरान हमारे जहाज पाकिस्तानी सीमा में घुसे और पाकिस्तानी अड्डों को तहस नहस कर दिया, जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। हमारे यहाँ का एक जांबाज सैनिक अभिनंदन, आपने नाम सुना होगा, वो वहाँ उनका प्लेन क्रैश हो जाता है तो वो प्लेन को छोड़ के नीचे कूद जाते हैं। क्योंकि पायलट के पास एक विकल्प होता है, जब वो समझ लेता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है तो वो उस प्लेन को छोड़ करके पैराशूट की मदद से नीचे आ जाते हैं। जब वो नीचे आए तो क्या होता है, पाकिस्तानी क्षेत्र था, पीओके, पाकिस्तानियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तार किया, भारत सरकार ने तत्काल आदेश दिया, भारत में मिसाइलें तैनात हो चुकी। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए भारतीय मिसाइलें तैयार हो चुकी थी। नाम और निशान मिट जाता पाकिस्तान का उस दिन। चूंकि अमेरिका इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल की है, अमेरिका इंटेलिजेंस को इसकी तत्काल सूचना मिल गई। अमेरिका हर जगह नज़र रखता है, कहाँ क्या है, उसको सूचना मिली और वो समझ गया कि अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। उसने तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को सूचना दी कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनट में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है। भारतीय मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं और हमला तत्काल होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने बड़ी तत्परता से कार्यवाही करते हुए भारत से बात की कि अभी आप रुको, जबकि ये बात बिल्कुल गोपनीय थी, किसी को पता नहीं था इसका, इंटेलिजेंस ने उस पता कर लिया था। भारत को रोकने का प्रयास किया, उधर पाकिस्तान से कह दिया कि आप संभल जाओ, कुछ ही क्षणों में आप नक्शे से खत्म होने वाले हो, आपका एक भी शहर नहीं बचने वाला। भारत की मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं और लगाई जा चुकी हैं। तब पाकिस्तान सहम गया और तत्काल उसने अभिनंदन जी को
इस सम्मान के साथ लेके आया जैसे कोई मेहमान को विदा करते हैं, और आकर के वो अटारी बॉर्डर पर, पाकिस्तान का अटारी तो भारत का बाघा, यहाँ लेकर के वो अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर पर पूरे अधिकारियों के साथ, अभिनंदन जी का आपने वीडियो देखा होगा, अपनी मूंछ को बिल्कुल ऐसे करते हुए ऐसे आ रहे थे सीना तान के, जैसे कोई शेर जंगल में हजारों अन्य जानवरों के साथ रहता है, लेकिन अभिनंदन जी के ऊपर बिल्कुल सिकन नहीं थी। अभिनंदन जी वहां गिरे पाक अधिकृत कश्मीर में, उनके अधीन आ गए, लेकिन उनको छोड़ने आना पड़ा था पाकिस्तान को। पाकिस्तान भले ही परमाणु संपन्न राष्ट्र है, लेकिन भारत भारत है, भारत रहेगा। एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया था, ये श्रीलंका के लिए था, भारत पाकिस्तान संघर्ष। आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकलें और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ऐसे दायरे पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं है कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए हैं। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से, यानी दक्षिण एशिया में देखा जाए तो भारत क्या है, केंद्र है। सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया का भारत, और भारत केंद्र भी है। जब भी कहीं कुछ होता है तो भारत से टकराव अवश्य होता है, चूंकि बड़ा है, बड़े से टकराव होगा। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 48 तथा 1965 के युद्ध के इस मसले का समाधान नहीं हुआ, यानी 48 में और 65 में जो युद्ध हुए उसमें कश्मीर मसले का समाधान नहीं हो पाया। 48 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा रह गया। 1971 में ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर का मसला आज भी अनसुलझा है। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन एक पर्वत है, लद्दाखी भाषा में सियाचिन का आशय होता है गुलाबों का बगीचा। सियाचिन का मतलब होता है गुलाबों का बगीचा। ये लद्दाखी भाषा की बात कर रहे हैं। लद्दाखी भाषा में सियाचिन एक ग्लेशियर है जिसका अर्थ होता है गुलाबों का बगीचा, किंतु सियाचिन में ऐसा कुछ नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर यानी लद्दाखी भाषा में हम देखें सियाचिन का आशय गुलाबों का बगीचा होता है। किंतु वहां ऐसा कुछ है नहीं, ना वहां गुलाब है ना बगीचा है। जैसे हमारे विद्यार्थी पाक जलडमरू को पाकिस्तान की तरफ ढूंढते जबकि वहां है ही नहीं, इसी प्रकार सियाचिन में जाकर आप गुलाबों के बगीचे ढूंढोगे, मिलने ही नहीं है। वो तो एक विश्व का बड़ा हिमनद है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर को हिमनद कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, पता है सियाचिन पर खड़े होकर के हम रूसी गणराज्य तक नजर रख सकते हैं। हमारे सैनिक कितनी ऊंचाई पर है।
पाकिस्तान, चीन और रूसी गणराज्य के जो देश थे उन पर हम नज़र रख सकते हैं। सामरिक महत्व है सियाचिन का, युद्ध संबंधी महत्व है। पाकिस्तान चाहता है कि ये हमको प्राप्त हो जाए और भारत उसका कब्जा छोड़ने वाला नहीं है। आज तक सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान की तोपें गरज रही, प्रयास वो भी कर रहा है लेकिन वो विफल है। सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। 90 के दशक में हमने आपको बताया था ना, 98 में 5 भारत ने बनाए थे तो 6 पाकिस्तान में बनाए थे और दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए थे। इससे दोनों के देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया है। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए थे। भारत ने कहां किया था 1998 में? पोखरण। और पाकिस्तान ने भारत चगाई पहाड़ी, ये पाकिस्तान, इन दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे। भारत ने 5 तो पाकिस्तान ने 6। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। अब आशंका कम हो गई क्योंकि दोनों के पास हथियार हैं, लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। आज भी दोनों देशों की सरकारें, वो पाकिस्तान की हो या फिर भारत की, एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छिपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। भारत सरकार कहती है कि पाकिस्तान लुके छिपे ढंग से हिंसा करवाता रहता है, कभी आतंकवादी भेजता है तो कभी किसी प्रकार की बातों को फैला करके हिंसा करवाता है, लेकिन ये हिंसा करवाता है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। ये भारत का आरोप है पाकिस्तान पर। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। खालिस्तान, एक भारत और पाकिस्तान के बीच एक और नया मुद्दा है, आपको पता हो, खालिस्तानियों वाला। इसको भी पाकिस्तान ने क्या किया था, खालिस्तानी जो उग्रवादी थे उनको हथियार और धन दिया था भारत पर हमला करने के लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, ये किसकी है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी पाकिस्तान की ISI है। आपको पता है पाकिस्तान की क्या है? ISI। खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंसी, इसका नाम है ISI, यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसका मतलब हुआ ISI, नाम सुना होगा आपने समाचारों में कई बार, ISI। पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार, भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियां
पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है और 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए हैं। यानी 1960 में सिंधु नदी विवाद और समझौता भी हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाक इनके बीच में हुआ था सिंधु नदी विवाद। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए थे। यानी 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी जल पर संधि पर हस्ताक्षर हुए और भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रन में सर्किट की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सर्किट ये कच्छ के रन में है। कच्छ के रन में विवाद है जी भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके से सटे इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। अगला विषय इसका आएगा भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। हम इस पर प्रकाश डालेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।